ठहरिए, जरा एक दृश्य अपने भीतर उतारिए। एक औरत है, उसके हाथ में कागज है, लेकिन वह कागज उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता। वह पढ़ी लिखी है, मेहनती है, समझदार है, फिर भी उसे यह तय करने का अधिकार नहीं कि वह शादी करे या नहीं, मां बने या नहीं, अपनी देह पर उसका हक हो या नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि यह औरत कौन है। सवाल यह है कि क्या यह औरत कभी आप थी या आज भी कहीं ना कहीं आप ही हैं। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यह कहानी किसी किताब की नहीं है। यह कहानी आपके घर, आपकी गली, आपकी माँ, आपकी बहन और शायद आपकी अपनी है। आज हम एक बहुत साधारण सा सवाल पूछने जा रहे हैं, लेकिन यह सवाल सदियों से अनसुना रहा है। बाबा साहब ने महिलाओं को क्या खास दिया? ध्यान दीजिए, हम ये नहीं पूछ रहे कि उन्होंने कानून में क्या लिखा। हम यह पूछ रहे हैं कि उन्होंने औरत को क्या महसूस कराया, उन्होंने उसे क्या सोचने की ताकत दी, उन्होंने उसे किस डर से आजाद किया। लेकिन इस सवाल तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय में जब औरत पैदा तो होती थी, लेकिन इंसान नहीं मानी जाती थी। जब उसकी पहचान पिता के नाम से शुरू होती थी और पति के नाम पर खत्म हो जाती थी। जब उसकी कोख पर समाज का अधिकार था, उसके शरीर पर धर्म का पहरा था और उसकी चुप्पी को संस्कार कहा जाता था। उस दौर में अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती थी तो कहा जाता था, बहुत ज्यादा पढ़ोगी तो बिगड़ जाओगी। अगर वह सवाल पूछती तो कहा जाता, औरत होकर ज्यादा मत बोलो। अगर वह अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती तो कहा जाता, इज्जत घर की चारदीवारी में रहती है। अब सोचिए, ऐसे समाज में अगर कोई आदमी यह कह दे कि औरत इंसान है, बराबर है, स्वतंत्र है, तो वह कितना खतरनाक होगा। वह आदमी कोई राजा नहीं था, कोई संत नहीं था, कोई भगवान नहीं था। वह एक अछूत कहलाने वाली जाति में पैदा हुआ था। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने के लिए जमीन नहीं मिलती थी, जिसके लिए पानी अलग रखा जाता था और जिसे बार बार यह याद दिलाया जाता था कि तुम्हारी जगह सबसे नीचे है। उस बच्चे का नाम था भीमराव। लेकिन यह कहानी सिर्फ भीमराव की नहीं है। यह कहानी उस नजर की है जो उसने औरत पर डाली। क्योंकि जिस इंसान ने खुद अपमान झेला हो, वही सबसे पहले पहचानता है दूसरे के दर्द को। भीमराव ने देखा था कि जाति कैसे इंसान को तोड़ती है, और उन्होंने यह भी देखा कि वही जाति औरत को दोगुना तोड़ती है। एक तरफ जन्म से अपमान, दूसरी तरफ लिंग के कारण बेड़ियां, और यहीं यहीं से जन्म लेती है एक ऐसी सोच जो सिर्फ सुधार नहीं चाहती, पूरा ढांचा बदल देना चाहती है। लेकिन यह सोच एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे बचपन की चोटें थीं, घर की चुप्पी थी, मां की बेबसी थी। अगले हिस्से में हम उस घर में प्रवेश करेंगे जहां एक मां थी, जिसके सपने चुप थे, लेकिन आंखें सब समझती थीं। और वहीं से एक सवाल पहली बार जन्म लेगा, अगर मेरी मां पढ़ी होती तो क्या उसकी जिंदगी कुछ और होती? ठहरिए, अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा। उस घर में शोर नहीं था, वहां आदेश थे, वहां सवाल नहीं थे, वहां स्वीकार था। भीमराव जिस घर में पैदा हुए, वह कोई महल नहीं था। मिट्टी की दीवारें थीं, कम रोशनी थी और बहुत ज्यादा चुप्पी थी। उस चुप्पी के बीच एक औरत थी, उनकी मां। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अज्ञानी भी नहीं थी। उनकी आंखों में वह समझ थी जो अनुभव से आती है, और उस अनुभव में दर्द बहुत था। उन्होंने देखा था कि कैसे औरत का जीवन जन्म से पहले ही तय कर दिया जाता है। किससे शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, कितना सहना है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ। उनकी अपनी इच्छा कहीं सूची में नहीं थी। भीमराव ने यह सब बचपन में ही देख लिया था। मां के चेहरे पर वह थकान देखी जो नींद से नहीं जाती। वह चुप्पी देखी जो बोल ना पाने से पैदा होती है। और शायद यही पहली बार उनके मन में एक अनकहा सवाल उठा, अगर मेरी मां को बोलने का अधिकार होता तो क्या वह इतनी चुप रहती? अगर मेरी मां पढ़ी होती तो क्या उसे हर बात सहनी पड़ती? यह कोई किताब से आया सवाल नहीं था। यह रसोई की आग से निकला सवाल था। यह घर के आंगन में हर रोज पिसती जिंदगी से पैदा हुआ सवाल था। फिर वह स्कूल गए और वहां देखा कि लड़कियां बहुत कम थीं। जो थीं वे चुप थीं, पीछे बैठती थीं और जल्दी गायब हो जाती थीं। किसी ने कहा, शादी हो गई होगी। किसी ने कहा, अब घर का काम है। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या वह पढ़ना चाहती थी। भीमराव ने समझ लिया कि शिक्षा सिर्फ किताब नहीं है। शिक्षा औरत के लिए हवा है, जिसके बिना वह जीवित तो रह सकती है, लेकिन सांस नहीं ले सकती।
जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने यह भी देखा कि जाति और पितृसत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जाति कहती है, तुम नीची हो। पितृसत्ता कहती है, तुम चुप रहो। औरत को दोनों ने एक साथ दबा रखा था। अब सवाल यह नहीं था कि औरत को सहानुभूति दी जाए। सवाल यह था कि उसे शक्ति दी जाए। और यह विचार उस समय के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस दौर में औरत को मजबूत देखना धर्म को कमजोर करना माना जाता था। भीमराव ये समझ चुके थे कि अगर समाज बदलना है तो औरत को केंद्र में लाना होगा। लेकिन यह सोच केवल विचार नहीं रही, यह टकराव बनने वाली थी, क्योंकि जो व्यवस्था सदियों से औरत की चुप्पी पर टिकी हो, वह उसकी आवाज इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती। और यही से शुरू होता है असली संघर्ष। अगले हिस्से में हम उस पहली चोट की बात करेंगे जब भीमराव ने औरत के पक्ष में पहली बार खुलकर बोला और समाज ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। रुकिए, क्योंकि आगे आवाज और तेज होने वाली है। वह पहला मौका नहीं था जब भीमराव ने अपमान देखा, लेकिन वह पहला मौका जरूर था जब उन्होंने तय किया कि अब चुप नहीं रहना है। वे पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, दुनिया को समझ रहे थे। और जैसे जैसे उनकी समझ गहरी होती गई, एक बात साफ होती गई। समस्या सिर्फ जाति की नहीं है। समस्या उस सोच की है जो ताकत को कुछ हाथों में और चुप्पी को कुछ जिंदगियों में बांट देती है। औरत उस व्यवस्था की सबसे आसान शिकार थी। भीमराव ने देखा कि समाज औरत से क्या चाहता है। आज्ञाकारिता, बलिदान, खामोशी। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि औरत क्या चाहती है। यही पहली बार उन्होंने खुलकर कहा, औरत कोई परंपरा नहीं है, औरत इंसान है। बस यही वाक्य आग बन गया। लोगों ने कहा, यह पश्चिमी सोच है। किसी ने कहा, धर्म का अपमान है। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह आदमी परिवार तोड़ देगा। लेकिन भीमराव जानते थे, जो सच होता है वह पहले बदनाम किया जाता है। उन्होंने देखा कि बाल विवाह कैसे लड़कियों का बचपन खा जाता है, कैसे विधवा होते ही औरत की दुनिया सफेद कपड़ों में कैद हो जाती है, कैसे तलाक सिर्फ पुरुष का अधिकार माना जाता है। और उन्होंने यह भी देखा कि यह सब ईश्वर के नाम पर किया जाता है। यहीं उन्हें पहली गहरी चोट लगी, क्योंकि वे समझ गए कि लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं है, लड़ाई उस धर्म व्यवस्था से है जो औरत को अधूरी मानती है। उन्होंने बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, सभा में कहा, अगर धर्म औरत को बराबरी नहीं देता तो वह धर्म मानवता के खिलाफ है। इतना कहना था कि विरोध खड़ा हो गया। अखबारों में उन्हें विद्रोही कहा गया, मंचों पर उनका मजाक उड़ाया गया। यहां तक कहा गया, इन्हें औरतों की इतनी चिंता क्यों है। लेकिन शायद यही बात सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि पहली बार कोई पुरुष औरत की तरफ से नहीं, औरत के साथ खड़ा था। यह वह मोड़ था जहां भीमराव सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहे, वे एक खतरा बन गए। और यह खतरा आने वाले समय में कानून बनेगा, आंदोलन बनेगा और पूरी व्यवस्था को आईना दिखाएगा। लेकिन उससे पहले उन्हें और पढ़ना था और समझना था, क्योंकि अगला कदम बहुत बड़ा था। अगले हिस्से में हम उस वैचारिक मोड़ की बात करेंगे जहां भीमराव की सोच सिर्फ सवाल नहीं रही, एक दिशा बन गई। जब कोई इंसान सिर्फ अपमान झेलता है तो वह या तो टूट जाता है या फिर समझदार बन जाता है। भीमराव टूटे नहीं, वे समझदार होते चले गए। पढ़ाई उनके लिए डिग्री हासिल करने का रास्ता नहीं थी। पढ़ाई एक हथियार थी, एक चाबी थी, एक रोशनी थी जिससे वे अंधेरे की बनावट समझ सकें। उन्होंने किताबों में केवल शब्द नहीं पढ़े, उन्होंने समाज को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा और सबसे ज्यादा औरत की स्थिति को पढ़ा। वे देख रहे थे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने देखा कि शिक्षा कैसे औरत को अपने ही जीवन का लेखक बनाती है। और तभी एक बात उनके भीतर पूरी तरह साफ हो गई, अगर समाज की सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ी औरत खुद को बदल ले तो पूरी कतार हिल जाएगी। यह सोच कोई भावुक कल्पना नहीं थी, यह गणित था, सामाजिक गणित। उन्होंने समझा कि जाति व्यवस्था पुरुषों के बीच भी ऊंच नीच करती है, लेकिन औरत के साथ वह निर्दय हो जाती है। एक दलित पुरुष कम से कम अपने घर में कुछ अधिकार रखता है, लेकिन दलित औरत, वह घर में भी मेहमान की तरह जीती है। यह समझ भीमराव के भीतर तूफान बन चुकी थी। उन्होंने साफ कहा, मैं उस समाज को नहीं मानता जो औरत को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए। और यह कहना उस समय आत्मघाती था, क्योंकि उस दौर में कानून पुरुष के पक्ष में थे, परंपरा पुरुष की ढाल थी, धर्म पुरुष का हथियार था। और भीमराव इन तीनों के सामने खड़े हो रहे थे। उन्होंने लिखा कि विवाह कैद नहीं हो सकता, कि मातृत्व औरत की मजबूरी नहीं होनी चाहिए,
कि तलाक पाप नहीं है। उन्होंने कहा, औरत को यह हक होना चाहिए कि वह दुख से बाहर निकल सके। यह सोच बहुत आगे की थी, इतनी आगे कि आज भी पूरी तरह स्वीकार नहीं हुई। लेकिन यही वह बिंदु था जहां भीमराव की चेतना सिर्फ विचार नहीं रही, वह संकल्प बन गई। और जब कोई विचार संकल्प बन जाता है तो वह सिस्टम से टकराता है। यह टकराव नरम नहीं होने वाला था, यह बहस नहीं थी, यह जंग थी। अगले हिस्से में हम उस जंग की बात करेंगे जहां भीमराव औरतों के लिए खड़े हुए और बदले में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। ठहरिए, क्योंकि अब संघर्ष खुलकर सामने आने वाला है। जब किसी इंसान की सोच व्यवस्था की नींव को हिलाने लगे तो व्यवस्था उसे समझाने नहीं आती, वह उसे कुचलने आती है। भीमराव के साथ भी यही हुआ। वे अब केवल लिख नहीं रहे थे, वे अब केवल बोल नहीं रहे थे, वे रास्ता दिखा रहे थे। और रास्ता दिखाने वाला सबसे पहले अकेला किया जाता है। उन्होंने कहा था, औरत को बराबरी चाहिए, औरत को संपत्ति में अधिकार चाहिए, औरत को विवाह से बाहर निकलने का हक चाहिए, औरत को मां बनने या न बनने का निर्णय खुद लेने का अधिकार चाहिए। इन बातों को सुनते ही समाज के कान जलने लगे। पुरुषों ने कहा, परिवार टूट जाएगा। धर्माचार्यों ने कहा, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। राजनीति ने कहा, अभी समय नहीं है। लेकिन भीमराव जानते थे, जिस अन्याय के लिए समय का इंतजार किया जाए वह अन्याय कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने यह भी देखा कि औरतें भी डरी हुई थीं। बहुत सी औरतें उनकी बात समझती थीं, लेकिन बोल नहीं पाती थीं, क्योंकि बोलने की कीमत बहुत भारी थी। घर छूट जाता, सम्मान छिन जाता और कभी-कभी जीवन भी। फिर भी कुछ औरतें आगे आईं, बहुत कम, लेकिन बहुत मजबूत। भीमराव ने उन्हें मंच दिया, सुना और कहा, तुम्हारी आवाज मेरी आवाज से ज्यादा जरूरी है। यहीं से आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन आंदोलन का मतलब सिर्फ भीड़ नहीं होता, आंदोलन का मतलब बलिदान होता है। उन पर आरोप लगे, उन्हें गालियां दी गईं, उनकी नीयत पर सवाल उठे। कहा गया, ये आदमी औरतों को भड़का रहा है। लेकिन सच यह था, वे औरतों को डरा नहीं रहे थे, वे उन्हें डर से बाहर ला रहे थे। और यह काम सबसे खतरनाक होता है। धीरे धीरे उनके आसपास का दायरा सिकुड़ने लगा। कई लोग जो पहले साथ थे अब दूरी बनाने लगे, क्योंकि बराबरी की लड़ाई आराम से नहीं लड़ी जाती। भीमराव ने यह कीमत शांति से चुकाई, क्योंकि वे जानते थे जो रास्ता सही होता है वह पहले सूना होता है। लेकिन यह सूना रास्ता अंत नहीं था, क्योंकि अगला कदम और भी बड़ा था। अगले हिस्से में हम उस पल की बात करेंगे जब यह विचार कानून बनकर सामने आया और पूरा समाज उसे रोकने के लिए एकजुट हो गया। यह वह मोड़ था जहां सोच कागज पर उतरने वाली थी, जहां आवाज कानून बनने वाली थी। भीमराव अब यह समझ चुके थे कि अगर बराबरी को केवल भाषणों में छोड़ा गया तो वह तालियों में दब जाएगी। औरत को अगर सच में कुछ देना है तो उसे अधिकार लिखकर देना होगा। यहीं से वह लड़ाई शुरू हुई जिससे समाज सबसे ज्यादा डरता है, कानून। उन्होंने उस कानून की बात की जिसमें औरत संपत्ति की मालकिन हो, जिसमें विवाह बंधन हो पर जेल न हो, जिसमें तलाक अपराध नहीं सम्मानजनक बाहर निकलने का रास्ता हो, जिसमें मातृत्व कर्तव्य नहीं चयन हो। यह सब एक साथ रखना आसान नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ कानून नहीं था, यह सदियों से चली आ रही पुरुष सत्ता पर सीधा वार था। जैसे ही यह बात आगे बढ़ी, विरोध भड़क उठा। विधानसभाओं में आवाजें ऊंची होने लगीं, अखबारों में झर भरे लेख छपने लगे। धर्म के ठेकेदारों ने कहा, यह हमारी परंपरा पर हमला है। कुछ ने कहा, औरत इतनी आजाद हो गई तो घर कैसे चलेगा। किसी ने यह नहीं पूछा कि अब तक घर कैसे चल रहा था। भीमराव इस शोर के बीच खामोश नहीं हुए। वे और साफ बोले। उन्होंने कहा, अगर औरत सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र सभ्य नहीं है। यह कहना बहुत भारी पड़ गया। उनके अपने लोग भी असहज होने लगे। कई ने समझाया, इतना आगे मत जाइए। लेकिन भीमराव जानते थे, आधे रास्ते पर रुक जाना सबसे बड़ा धोखा होता है। और फिर वह दिन आया जब उन्हें चुनाव करना पड़ा, या तो पद या फिर सिद्धांत। और उन्होंने वह किया जो इतिहास में कम लोग करते हैं, उन्होंने पद छोड़ दिया। यह कोई हार नहीं थी, यह घोषणा थी। उन्होंने यह दिखा दिया कि औरतों के अधिकार मेरे लिए कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह बलिदान तुरंत सम्मान नहीं लाया, बल्कि गहरी चुप्पी लाई। अगले हिस्से में हम उस चुप्पी की बात करेंगे जब एक इंसान इतना बड़ा त्याग करके भी इतिहास के कोने में धकेल दिया जाता है। और यहीं यहीं इस हिस्से को रोकना जरूरी है,
क्योंकि यह कोई साधारण मोड़ नहीं था। यह वह जगह थी जहां एक आदमी ने अपनी ताकत नहीं, अपना पद नहीं, अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। सोचिए, जिस समाज में औरत को बोलने का हक नहीं, उस समाज में एक आदमी औरत के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दे, तो वह कितना अकेला हो जाता होगा। यह त्याग तालियों के लिए नहीं था। यह त्याग इतिहास की किताबों में तुरंत जगह पाने के लिए भी नहीं था। यह त्याग उस औरत के लिए था जो उस समय यह भी नहीं जानती थी कि उसके नाम पर कोई लड़ रहा है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस आदमी ने महिलाओं के लिए कानून की नींव रखी, जिसने कहा कि औरत कोई संपत्ति नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक पूर्ण मनुष्य है, उसी आदमी को उसी समाज ने धीरे धीरे खामोशी में धकेल दिया। कोई जुलूस नहीं, कोई आभार नहीं, कोई स्वीकार नहीं, बस एक गहरी चुप्पी। लेकिन याद रखिए, चुप्पी हमेशा हार नहीं होती। कभी कभी चुप्पी आने वाले तूफान की तैयारी होती है, क्योंकि जो बीज उन्होंने बोया था वह मिट्टी के नीचे जिंदा था। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यह चुप्पी कैसे टूटती है, कैसे वही विचार जो कभी खतरनाक कहे गए आज औरत की जिंदगी की रीढ़ बन चुके हैं। और तब आप खुद से पूछेंगे, क्या हम सच में बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ जी पा रहे हैं? थोड़ा रुकिए, यह सवाल आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उस चुप्पी के बाद कोई शोर नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं, कोई विजय दिवस नहीं। बस जिंदगी चलती रही। लोग अपने अपने काम में लगे रहे। समाज ने राहत की सांस ली, जैसे कोई खतरा टल गया हो। और वही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि विचार कुर्सी से नहीं मरते, विचार इंतजार करते हैं। भीमराव अब मंचों पर कम थे, अखबारों में भी कम दिखते थे, लेकिन उनकी सोच और गहरी हो चुकी थी। उन्होंने देख लिया था कि सत्ता के भीतर रहकर सच कहना कभी कभी असंभव हो जाता है। इसलिए उन्होंने औरत को दिया सबसे खतरनाक हथियार, सोच। उन्होंने कहा, तुम्हारी मुक्ति कोई पुरुष आकर तुम्हें नहीं देगा, न मैं, न कोई और। मुक्ति तुम्हें खुद समझनी होगी। और यही वह बिंदु था जहां उनकी लड़ाई कानून से आगे निकल गई। उन्होंने औरतों से कहा, अपनी जिंदगी को धर्म के हवाले मत छोड़ो, परंपरा के हवाले मत छोड़ो, पुरुष की दया पर मत छोड़ो, अपने सवाल खुद उठाओ। ये बात कागजों में कम गई, जिंदगियों में ज्यादा उतरी। बहुत सी औरतें जिनके नाम इतिहास नहीं जानता, उन्होंने पहली बार घर के भीतर ना कहना शुरू किया। धीरे से, डरते हुए, कभी अकेले में रोकर। लेकिन यह ना पहली बार उनकी अपनी थी। किसी ने बेटी को पढ़ाया, किसी ने दूसरी शादी से इनकार किया, किसी ने अत्याचार सहने से मना किया। ये छोटी छोटी बातें थीं, इतनी छोटी कि इतिहास की किताबों में जगह नहीं पाई। लेकिन समाज यहीं से बदलता है, और यहीं बाबा साहब का सबसे बड़ा दिया हुआ तोहफा छुपा है। उन्होंने औरत को कोई पद नहीं दिया, कोई ताज नहीं दिया। उन्होंने औरत को यह एहसास दिया कि तुम गलत नहीं हो। और जिस दिन एक औरत यह समझ लेती है कि वह गलत नहीं है, उस दिन पूरा समाज अपने आप कटघरे में खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आज हम उस एहसास के साथ ईमानदार हैं, या हमने बाबा साहब को फिर से तस्वीरों में बंद कर दिया है? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। थोड़ा रुकिए, अगला हिस्सा आपसे सीधे बात करेगा। अब जरा आज के समय में लौटिए। आपके आसपास औरतें हैं, काम करती हुई, पढ़ती हुई, फैसले लेती हुई, और फिर भी कहीं ना कहीं एक अदृश्य डर है। डर यह कि अगर ज्यादा बोल दिया तो घर टूट जाएगा। डर यह कि अगर अपना हक मांग लिया तो समाज सवाल करेगा। डर यह कि अगर अपने शरीर पर अपना फैसला ले लिया तो चरित्र पर उंगली उठेगी। अब अपने आप से पूछिए, ये डर आया कहां से? क्यों आज भी लड़की की आजादी शर्तों में बंधी है? क्यों आज भी उसकी उपलब्धियां इजाजत की मोहताज हैं? बाबा साहब ने जो दिया था वह सिर्फ कानून नहीं था। उन्होंने औरत के भीतर एक सीधा सवाल जगाया था, मैं कौन हूं? किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां, या खुद एक पूरा इंसान? यह सवाल आज भी उतना ही खतरनाक है जितना उस समय था, क्योंकि यह सवाल उत्तर नहीं मांगता, यह जिम्मेदारी मांगता है। और जिम्मेदारी हम सबकी है, पुरुषों की भी, औरतों की भी, समाज की भी। अगर आज औरत पढ़ रही है लेकिन डर रही है, तो बाबा साहब का काम अधूरा है। अगर आज कानून मौजूद है लेकिन जमीन पर औरत अकेली है, तो बाबा साहब का सपना अधूरा है। और अगर आज हम बाबा साहब का नाम लेते हैं लेकिन उनकी सबसे असहज बातों से कतराते हैं, तो सच यह है, हम उन्हें याद नहीं कर रहे, हम उन्हें सीमित कर रहे हैं। अब अंत में मैं आपसे कोई नारा नहीं लगवाना चाहता।
मैं बस एक पल की खामोशी चाहता हूं। और उस खामोशी में आप खुद से पूछिए, क्या मैं बाबा साहब की बात सिर्फ सुनता हूं या जीता भी हूं? क्या मेरी आजादी किसी और की चुप्पी पर तो नहीं टिकी? और अगर बाबा साहब आज मेरे सामने खड़े हों, तो क्या मैं उनकी आंखों में आंख डालकर खुद को सही कह पाऊंगा? यही सवाल इस हिस्से का अंत है, और शायद यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। अब मैं आपको कोई नई कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अब कहानी आपके आसपास है। अपने घर में देखिए, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, और फिर ईमानदारी से एक सवाल खुद से पूछिए, क्या वे सच में आजाद हैं या बस थोड़ी ज्यादा सहने की आदी बना दी गई हैं? बाबा साहब ने महिलाओं को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया, वह कोई कानून की धारा नहीं थी। वह था डर से बाहर निकलने का साहस। लेकिन साहस उधार में नहीं चलता, उसे हर पीढ़ी को खुद पैदा करना पड़ता है। आज अगर कोई लड़की रात में बाहर निकलते समय अपने कपड़ों के बारे में सोचती है, तो यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह भरोसे की हार है। आज अगर कोई औरत गलत रिश्ते में फंसी रहती है सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे, तो यह संस्कृति की जीत नहीं है, यह हमारे मौन की हार है। बाबा साहब ने औरत से कहा था, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी नियति नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने यह बात उसे सच में सुनाई, या हम आज भी उसे समझा रहे हैं कि थोड़ा और सह लो? याद रखिए, बाबा साहब ने औरत को देवी नहीं बनाया था, उन्होंने उसे इंसान बनाया था। और इंसान होने का मतलब है गलती करने का हक, सीखने का हक, न कहने का हक, अकेले खड़े होने का हक। अगर आज हम बाबा साहब का नाम लेकर औरत से यह हक छीनते हैं, तो सच यह है, हम उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, हम उनकी विरासत के सबसे बड़े बाधक हैं। अब आखिरी बात, और इसे ध्यान से सुनिए। बाबा साहब ने महिलाओं को कोई खास छूट नहीं दी थी, उन्होंने उन्हें बराबरी दी थी। और बराबरी सबसे भारी चीज होती है, क्योंकि उसमें किसी को ऊपर नहीं रखा जाता। अगर यह बात आपके भीतर थोड़ा भी चुभे, तो समझ लीजिए ये ऑडियो बुक अपना काम कर गई। अब माइक्रोफोन मैं बंद कर रहा हूं, लेकिन सवाल आपके साथ चलता रहेगा। अब आपका भी मन हो गया है तो आप भी कमेंट में लिखिए जय भीम, और इस वीडियो को हर महिला के मोबाइल में हिशारान यशानान desakin inar ikinakobi no 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 deshanam no 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 ani deshanani wansan dani yoiga dinan ne awaken kanum dan guri corneliuson tornanted corn sonen dorne milanan cornena bananam cornela resuid dornian sewitern dornation kamiananan gordinanan and awanaman Distinda cernin man, canon man, what certain man, nenon what certain, neron chimanenon, anenaridoma, serin, nianindem, seriti, eat for many kieni, urinanonana, getananon, wasserinonen, neti mininum, nenon the yen over the one sonim and the one this on the one, quadritter and sitting in the one canon sonim, senano manpon. Cernanan boba senanan gerai waren neerden den meisten termal consonerin. Nehi one serene in his surreer. Surreer in the war certi curtis here do. Nirier one yours ian kan ihananan kunerman and manon. Nerenarin take his stem nanaman. Jury run a sternia minna. Nerenadian. Sunade nether yearnum. Nummerlicken and one. जरूर पहुंचा दीजिएगा।